दोस्तों, जब हम इवोल्यूशन यानी विकासवाद की बात करते हैं तो हमें डार्विन की बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ही याद आती है। इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि सिर्फ प्राणियों और स्पीशीज की उत्पत्ति ही बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के आधार पे हुई है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है हमारा धर्म, हमारी अर्थव्यवस्था, इंटरनेट, मनी, कस्टम्स इत्यादि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने का यही प्रयास करेंगे कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अलावा भी इवोल्यूशन का कुछ और अर्थ है और ये सारे भी क्या विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं या इनकी उत्पत्ति भी विकास के दायरे में ही या विकासवाद के कारण ही होती है। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, जिसे लिखा है मैट रिडले ने। दोस्तों, ये एक अलग ही आयाम देती है हमारे जीवन के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे कस्टम के बारे में, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में कि इनका विकास कैसे हुआ है। ठीक ऐसे ही जैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुई है, ये किसी क्रिएटर ने नहीं बनाए, ये किसी भगवान ने या किसी मनुष्य ने या किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। इनका विकास भी समय के हिसाब से समाज ने अपने आप किया है। ये किताब उन सब के लिए लाभदायक है जो मनुष्य की संस्कृति, धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि हम कैसे आए हैं, हमारा धर्म कैसे उत्पन्न हुआ है, और उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लिबरल थिंकर हैं। तो दोस्तों, एक अलग ही पर्सपेक्टिव देती, अलग ही दृष्टिकोण देती, अलग ही आयाम खोलती बहुत ही शानदार किताब है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहला लेसन, द हिस्ट्री ऑफ थॉट इज शेप्ड बाय क्रिएशनिस्ट पर्सपेक्टिव। दोस्तों, हम सब जानते हैं जब डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी 1859 में आई तो चीजें किस तरह से बदल गई। एक नई खिड़की खुली दुनिया को देखने की। इससे पहले यह माना जाता था कि कोई रचयिता है, कोई भगवान है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है और जिसने सब प्राणियों को अलग अलग वैसा ही बनाया है जैसे वो आज दिखते हैं। लेकिन डार्विन की बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी ने जैसे सब कुछ ही बदल के रख दिया। डार्विन ने जब ये कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पर ही प्राणियों की स्पीशीज की उत्पत्ति होती है, एक स्पीशीज अपने अंदर म्यूटेशंस करती हुई चेंज हो जाती है दूसरी स्पीशीज के अंदर। ये जो विकास पिछले लाखों, करोड़ों, अरबों सालों के अंदर हुआ है हमें आज दिखता है। आज दुनिया के अंदर लाखों स्पीशीज हैं, वो सारी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का परिणाम है। परंतु क्या कभी हमने ये सोचा है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के इतर भी कोई इवोल्यूशन हो सकता है? जैसे धर्म के अंदर इवोल्यूशन, धर्म क्या किसी क्रिएटर ने बनाया है? ऐसे ही कोई कस्टम किसी क्रिएटर ने बनाए हैं, नैतिकता किसी क्रिएटर ने बनाई है, या फिर इंटरनेट, मनी, इकोनॉमिक्स किसी क्रिएटर ने, रचयिता ने रचा है। ये सारी की सारी थ्योरी, ये सारी की सारी रचनाएं इस बात पे इंगित करती थी कि हमारा विकास टॉप टू बॉटम हुआ है, यानी ऊपर किसी ने बनाया है और नीचे चलते चलते हम तक पहुंचा है। लेकिन लेखक मैट रिडले हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये सारे विकास बॉटम अप भी हो सकते हैं, नीचे से शुरू होकर ऊपर तक भी जा सकते हैं। यानी मनुष्य के समाज के अंदर ये सारे के सारी चीजें अपने आप ही जरूरत के हिसाब से पैदा होती हैं। दोस्तों, प्लेटो ने इलियाड में होमर के थ्रू ये जताने का प्रयत्न किया है कि लड़ाइयां अंततोगत्वा भगवान की इच्छा से जीती जाती हैं। उसके बाद ईसाइयत के अंदर बदलाव करने वाले रिफॉर्मर मार्टिन लूथर का ये कहना कि भाग्य भगवान के द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ये कहते हैं कि लीडर्स ही सब कुछ पैदा करते हैं, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, हम चाहें तो अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। उन्होंने जब जर्मनी में खड़ा होकर कहा कि भगवान मर चुका है और जर्मनी का भाग्य विधाता कौन होगा, तब उनके स्टूडेंट खड़े हो गए और कहा, सर हम जर्मनी के भाग्य विधाता होंगे। इसके बाद आते हैं कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं कोई भगवान या कोई लीडर नहीं है, सोसाइटी, समाज और स्टेट ही मनुष्य की इच्छाओं के हिसाब से एक अच्छे समाज की रचना कर सकता है। तो दोस्तों, इन सारी की सारी थ्योरीज के अंदर, इन सारी की सारी धारणाओं के अंदर एक बात कॉमन है कि हमारे समाज के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब का विकास किसी न किसी रचयिता ने किया है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो स्टेट हो। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें अपने आप ही उत्पन्न हुई हैं, ये सारा विकासवाद का ही परिणाम है। दूसरा लेसन, डार्विनियन रिवोल्यूशन रिमूव्ड द नोशन ऑफ क्रिएशनिज्म फ्रॉम बायोलॉजी।
दोस्तों, डार्विन ने 1859 में अपनी थ्योरी देकर लोगों के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। उसने बायोलॉजिकल रिवोल्यूशन देकर लोगों के लिए एक नई खिड़की खोल दी। दोस्तों, फिर भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि डार्विन के सिद्धांत के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। कोई क्रिएटर ही बैठा है, कोई रचयिता ही बैठा है, कोई भगवान ही बैठा है जो इन सारे सिस्टम को, पृथ्वी को, ग्रह को, नक्षत्रों को और सब चीजों को बनाता है। दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस ने किताब लिखी द सेल्फिश जीन। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो मनुष्य शरीर के अंदर कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य शरीर में या प्राणियों के शरीर में प्रवेश करते हैं और जनरेशन टू जनरेशन चलते हुए अपने आप को सेफ रखने का काम करते हैं। इन्हें उसने सेल्फिश जीन कहा है। यदि किसी भगवान ने मनुष्य को बनाया होता, फिर ये जीन्स उसके शरीर में कहां होते? तो ये सेल्फिश जीन ये दर्शाने का काम करते हैं कि ये सारा विकासवाद का परिणाम है। मनुष्य के शरीर में गूज बम्प्स आते हैं। गूज बम्प आने का अर्थ यह है कि कभी ना कभी मनुष्य के अंदर ऐसे बाल रहे होंगे जो उसको डर की स्थिति में या ठंड की स्थिति में बचाते होंगे। दोस्तों, मनुष्य शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जिनका आज के समय में इस्तेमाल नहीं है, जैसे कान का पिन्ना या हमारी इंटेस्टाइन के साथ लगी हुई अपेंडिक्स। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि कभी ना कभी हमें इनकी आवश्यकता होती थी। जब हम जंगलों में रहते थे तब हम शिकार करते थे, हमें रहने के लिए घर नहीं होता था और हमारे पास एग्रीकल्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें विकासवाद के परिणाम के स्वरूप ही पैदा हो सकती हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दर्शाता है कि बहुत लंबे वर्षों के अंदर हमने अपने अंदर ये सारी की सारे चेंजेस किए हैं, जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं, जिन्हें हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। तीसरा लेसन, इवोल्यूशन एग्जिस्ट इन कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। दोस्तों, जिस तरह से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है उसी तरह से हमारे कल्चर का भी इवोल्यूशन होता है। हमारा डीएनए के अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियो ब्लॉक्स कहते हैं। दोस्तों, इनके अंदर 4 अलग अलग चीजें होती हैं। इसी तरह से हमारी भाषा के अंदर भी अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं। हम उन्हीं फ्रेजेस को और इडियम्स को याद रखते हैं जो हमारे साथ नियमित रूप से चलती हैं या जिसकी हमें जरूरत होती है। हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। अगली पीढ़ी में पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वही चीजें भेजते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल की हैं। तो इस तरह से जीन भी म्यूटेशन के साथ साथ वही चीजें कैरी करते हैं जिनका अंतोगत्वा यूज होता है, और उन चीजों को जीन्स भुला देते हैं जिन्हें हम रूल आउट कर देते हैं या अपने जीवन के अंदर किसी तरह इस्तेमाल में नहीं लेते हैं। तो ये चीज ये शो करती है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति भी हमारे जीन्स का ही परिणाम है और ये विकासवाद के सिद्धांत के हिसाब से ही आता है। दोस्तों, एडम स्मिथ ने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके अंदर उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था भी हमारी ज़रूरतों से संचालित होती है। यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे बहुत काम का है, वही कारगर होगा, और अन प्रोडक्ट्स यानी जो बेकार के प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, जो अच्छे नहीं है, वो धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो जाएंगे। यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल यहाँ भी लागू होता है। यानी कस्टम पर, कल्चर पर, इकोनॉमी पर ये सारा का सारा विकासवाद का प्रिंसिपल काम करता है। दोस्तों, इसी तरह से टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो पहले हमारे पास टेलीग्राफ आया। टेलीग्राफ का स्थान ले लिया मोबाइल ने, और मोबाइल का स्थान ले लिया स्मार्टफोन ने, और आने वाला समय आगे ऐसा होगा कि स्मार्टफोन का स्थान भी कोई और चीज ले लेगी। यानी यहां भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता है, यानी इवोल्यूशन का सिद्धांत। लेसन 4, मोरालिटी एंड रिलीजन आर नॉट गॉड क्रिएटेड, दे इवोल्व्ड विद द सोसाइटी। दोस्तों, इस बात का अर्थ यह है कि भगवान और धर्म किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, ये समाज के साथ ही बड़े हुए हैं, समाज के साथ ही इनका विकास हुआ है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में बहुत से धर्म हैं, व्यक्तियों का समूह और राष्ट्रों का समूह अलग अलग धर्म को मानने वाला होता है। दोस्तों, यदि कोई यूनिवर्सल धर्म होता, कोई वैश्विक धर्म होता, तब हम ये मान सकते थे कि ये भगवान का पैदा किया हुआ है और हर व्यक्ति को इसको मानना होगा, या यही ऐसे नियम हैं जिनसे अच्छा और बेहतर समाज बन सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे समाज की रचना हुई, जैसे जैसे हम कल्चरड होते गए, जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते गए, जैसे जैसे हम सभ्य होते गए, सिविलाइज्ड होते गए, हमें चीज़ों की समझ आती गई, वैसे वैसे कस्टम, धर्म, रिलीजन बदलते चले गए, नए नए धर्मों का उदय होता चला गया। दोस्तों, यहूदी धर्म के अंदर ये कहा जाता है कि मूसा को 10 कमांडेंट्स मिले और वही उन्होंने आगे अपने लोगों को दिए। ऐसे ही इस्लाम धर्म के अंदर मोहम्मद को जो चीज़ें मिली वो यूं की यूं चीज़ें उन्होंने आगे लोगों के साथ साझा कर ली। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि जो भगवान हमें गाइडलाइंस देता है, जो गॉड, अल्लाह
क्रिएटर हमें गाइडलाइंस देता है, हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस हमें दिखाने का प्रयास करती है कि समाज के अंदर नियम कानून वही काम करते हैं जो अंततोगत्वा लोगों की भलाई के लिए होते हैं, और समय समय पर ये बदलते रहते हैं। जैसे जैसे स्थितियां बदलती हैं, जैसे जैसे मनुष्य विकास को प्राप्त होता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, चीजें, धर्म, नियम, कानून और आस्थाएं बदलती चली जाती हैं। लेसन 5, क्रिएशनिस्ट थिंकिंग शेप्स अवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। दोस्तों, ये माना जाता है कि हमारा कल्चर ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर एक स्टोर के अंदर माँ बाप को भेजा गया और अपने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए खिलौने चूज करने के लिए कहा गया। वहां पर ट्रक रखे हुए थे, डॉल्स रखी हुई थी। लड़कियों ने डॉल्स उठाई और लड़कों ने ट्रक उठाए। ये बात ये शो करती है कि कल्चर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये जीन्स ही होते हैं, ये वो गुणसूत्र ही होते हैं जो हमारे बिहेवियर के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, जैसे जीन्स हमें माता पिता से मिलते हैं, वैसे ही हमारी आदतें और इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। 1990 से पहले साइकोलॉजिस्ट ये मानते थे कि अगर दो बच्चों को जो जुड़वा है और मैटरनल ट्विंस हैं अलग अलग रखा गया तो उनके विचार, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर अलग अलग होगा। लेकिन बाद के एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि मात्र अपब्रिंगिंग पर, यानी किस तरह से उनकी पैदाइश हुई है, किस तरह से वो बड़े हुए हैं, इस बात पे ही उनका व्यवहार निर्भर नहीं करता, ये हमारे गुणसूत्रों पे भी निर्भर करता है। यानी किसी मनुष्य को बनाने के लिए गुणसूत्र और एनवायरनमेंट दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह से ही एजुकेशन पे भी काम किया गया। बहुत सारे विचार ऐसे हैं कि हमारी क्लासिकल एजुकेशन सिस्टम मोंटेसरी एजुकेशन सिस्टम से बेहतर है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि गूगल, विकिपीडिया, अमेजन को बनाने वाले जितने भी फाउंडर हैं वो सारे के सारे मोंटेसरी स्कूल से पढ़े हैं। मोंटेसरी स्कूल वो होते हैं जहां पर बच्चे को फ्री एनवायरनमेंट में बड़ा होने दिया जाता है, उसके विचारों की कदर की जाती है, वो जो करना चाहता है उसे करने दिया जाता है, वो जो बनना चाहता है उसे बनने दिया जाता है। यानी उसकी जो मौलिक सोच होती है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो इसका अर्थ यह है कि कल्चर हमारी पर्सनैलिटी को नहीं बनाते, और एजुकेशन भी वही बेहतर मानी जाती है जो फ्री एनवायरनमेंट में दी जाए, ना कि थोपी जाए या किसी क्रिएटर के द्वारा बच्चों के अंदर रोपी जाए। लेसन 6, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड लीडर्स फॉर क्रिएटिंग इनोवेशन। दोस्तों, कैलिफोर्निया की एक कंपनी है मॉर्निंग स्टार टोमेटोस, उसके अंदर कोई सीईओ नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, सारे के सारे एम्प्लॉई हैं, काम करने वाले लोग ही हैं, और 20 साल से वो कंपनी लगातार तरक्की करती जा रही है, जो इस अवधारणा को गलत साबित करती है कि किसी भी इनोवेशन के लिए एक सीईओ, एक लीडर, एक डायरेक्टर या फिर फाउंडर की आवश्यकता होती है। ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट के अंदर जब कभी लॉज नहीं थे, तब भी यूनाइटेड स्टेट कोई बहुत ज्यादा अलग राज्य नहीं था। ये माना कि गवर्नमेंट आने के बाद, कस्टम, नियम कानून बनने के बाद कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। दोस्तों, 2011 में स्टीव जॉब्स की मृत्यु के बाद यह माना जाता था कि एप्पल कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन 2022 शुरू हो गया है और लगातार पिछले 11 सालों से एप्पल और ज्यादा बढ़िया काम कर रही है। तो ये बात साबित करती है कि कोई भी सीईओ या कोई भी लीडर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड या कोई भी सरकार किसी भी चीज के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। सभी चीजें फ्री विल के अंदर और अपने हिसाब से चलती हैं। जो चीज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत पर बेस्ट होगी, जो चीज अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को कायम रखने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी, अंततोगत्वा वही बचेगी। यहां भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन काम करती है, यानी दुनिया के अंदर हर चीज विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेसन 7, मनी एंड इंटरनेट आर इवोल्यूशनरी फिनोमिना। दोस्तों, जैसे धर्म, कस्टम्स, रिलीजन, इकोनॉमी सब के सब इवोल्यूशन का परिणाम है, वैसे ही इंटरनेट और मनी भी इवोल्यूशन का परिणाम है। दोस्तों, ये माना जाता है कि इंटरनेट के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। बहुत से राष्ट्र इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि गलत है। यदि हम इंटरनेट को फ्री छोड़ दें तो इसकी और ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। इसी तरह से मनी के बारे में है, मनी को भी, पैसे को भी, अर्थ को भी छोड़ देना चाहिए कि वो भी अपने आप प्रगति करे, तरक्की करे। बहुत से देश ऐसे रहे हैं जिनके अंदर कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता मनी के कंट्रोल के लिए, रेगुलेशन करने के लिए। आपने देखा है कि इंटरनेट मनी का धीरे धीरे विकास हो रहा है, बिटकॉइन, और बहुत से देश इसे आज मान्यता प्रदान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इंटरनेट और मनी बिना किसी देशों के रेगुलेशन के
काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे वो 7 लेसन जो ये शानदार किताब जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, जो लिखी है मैट रिडले ने, हमें एक अलग पर्सपेक्टिव देती है, एक अलग दृष्टिकोण देती है चीज़ों को देखने का कि दुनिया कैसे बनी है, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो कैसे बनी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब की ये समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि और लोगों के साथ भी साझा की जानी चाहिए तो इसे आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।